डे 5 में वही 4.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपका ये जो 4.1 एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन हैं 20 हैं, तो 20 क्वेश्चन 5 डेज़ में कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप देखें तो हर डे में आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन हर डे में करेंगे तो 5 डे में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 20। तो ये पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट HOD में हम बाकी काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। अब ये देखें इक्वेशन की कोई और टाइप आ गई। पहले तो हमारे पास एक ही स्क्वायर रूट होता था, तो हम सिंपल करके आगे साल, अब दो स्क्वायर रूट आ गए। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये सिंपल है। तो हम एक स्क्वायर रूट को एक जगह पे रखते हैं, दूसरे स्क्वायर रूट को दूसरी साइड पे, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये देखें 2x - 1 है, x - 1 रूट है, तो इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले गए तो प्लस हो जाएगा। अब देखें स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम वही पुराने वाला प्रोसेस, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो ये स्क्वायर लेंगे तो ये तो 2x - 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, इसको हम a कंसीडर करते हैं, इसको हम b कंसीडर करते हैं, तो ये a + b का स्क्वायर होता है, तो a² + b² + 2ab, तो a का स्क्वायर ये यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। x - 4 अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो x - 4 हो जाएगा, प्लस 2 × फर्स्ट × सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, x - 4 हो जाएगा, ये प्लस 2 2 = 4, x - 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2x - 1 x + 4 × दिस। अब इस प्लस x को उठा के उस साइड पे लेंगे -x, तो x - 1, ये जो 4 है ना, ये प्लस नहीं हो रहा है, ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। डिमास रूल होता है, डिमास रूल में हमेशा पहले मल्टीप्लाई का होता है, पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन। तो ये प्लस नहीं हो रहा है, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस वाले को उठा दिया, ये मल्टीप्लाई वाला हो गया। अब ये देखें x - 1 4 × x - 1, यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, 4 को भी उठा के उधर ले जाते हैं, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई रहने दें। अब देखें फिर स्क्वायर रूट आ गया। अब ये देखें पुराने वाला क्वेश्चन जो हमने 14 किया और 13 क्वेश्चन किया था ना, वही वाला क्वेश्चन बन गया, एक स्क्वायर रूट आ गया। तो इस एक स्क्वायर रूट को दोबारा अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अगेन स्क्वायर लेंगे, तो ये स्क्वायर a - b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2 अभी जो पीछे हम कर रहे हैं स्क्वायर निकालने के लिए। ये 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा। अब x² - 2x + 1, 16x - 16 4 = 64, x² - 2x, ये प्लस 16x है, इधर आएगा -16x, -64 इधर +4 और +1 = 0। x² 16 - 2 -16 - 2 -18 + 65, तो इन दोनों में देखें फिर मिड टर्म ब्रेक करने, 65x², तो 5 13 = 65, तो 13 और 5 क्या आ गया 18। अब दोनों ऐड करने 18 आता है, लेकिन माइनस है तो दोनों माइनस के साइन होंगे, दोनों माइनस के साइन, तो x × x - 13 5, x × x - 13, दोनों में x - 13 कॉमन, तो x - 5 = 0, तो x = 13, x = 5। अब देखें इसको चेक करते हैं, 13 पुट करें, 26 - 1 25, ये 5 आ जाएगा। 13 पुट करते हैं 4 9 9 3 आ जाएगा, ये 2 = 2, ये तो सोल्यूशन सेट हो गया। इधर 5 पुट करते हैं, देखें 5 2 = 10 - 1 9, 5 - 1 4 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 होता है, 9 का रूट 3 3 - 1 2, ये देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, 13 भी होगा और 5 भी होगा। अच्छा 16 के बाद 17 18 और 19 इस तरह के क्वेश्चन है, जो मैं ये 20 करा रहा हूँ। 20 इसलिए करा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी इसी तरह सेम टू सेम ऐसे ही है। एक क्वेश्चन मैंने करा दो, जो मैंने आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। 3x + 4 √ = 7। अब देखें वही सिंपल क्वेश्चन आ गया, अंडर रूट की फॉर्म है, स्क्वायर लें तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3x + 4 7 का स्क्वायर 49, 3x = 49 + 4 है -4 हो जाएगा, 3x = 49 में से 4 माइनस करें 45, 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, x = 15। अब 15 ये हमारे पास आंसर तो आ गया, लेकिन चेक भी करना है कि यही रूट है कि नहीं है, तो चेक करेंगे। 3 × x की जगह 15 पुट करें, तो 45 + 4 = 7, 45 + 4 49, अंडर रूट = 7 7 राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 15। यहाँ पर हमारी ये पहली जो HOD थी जनरल मैथ की, ये ख़त्म हो गई। 5 दिन का हमारा जो था ये HOD थी, इसमें 20 क्वेश्चन हमने कराए हैं। इसमें हर दिन आपने 4 क्वेश्चन अगर आप करें तो आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 दिनों में। तो जब हम नेक्स्ट HOD पे आएंगे तो एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो 4.2 नेक्स्ट HOD में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आज हम डे 5 का काम स्टार्ट करेंगे। तो डे 5 में हमारे पास चैप्टर 3 के मुख्तसर सवालात के जवाबात ही होंगे। हमने डे 4 में मुख्तसर सवालात के जवाब 16 तक पढ़े थे। डे 5 में हम 17 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सवाल नंबर 17 है आज,
के सिलेबस में, इसमें वो लिखता है कि थायराइड गदूद क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन गदूद कौन से होते हैं, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ये एंडोक्राइन गदूद को कितनी किस्म के होते हैं। इसमें जो आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ये अलग अलग आपके नोट्स में सवाल बने हुए हैं, तो इन नोट्स के अंदर जो है वो इन गदूद को अलग अलग लिखा हुआ है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारे इकट्ठे आप लिख देंगे तो इसका आंसर बन जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, थायराइड गदूद क्या है। इसके जवाब में वो लिखता है कि थायराइड गदूद गर्दन के दरमियानी हिस्से के दोनों जानिब होते हैं। ग़िज़ा में आयोडीन की कमी से ये गदूद फूल जाते हैं और गिल्टर की बीमारी का बायस बनते हैं। यानी कि थायराइड गदूद जो होते हैं वो आपको बता रहा है कि ये गर्दन के दरमियानी हिस्से में जो है वो हमारे वाक़या होते हैं, और अगर किसी जिस्म में या किसी इंसान में आयोडीन की कमी वाक़या हो जाए तो ये गदूद फूल जाते हैं। आप देखते हैं कि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गले में एक आपको वो एक रसोली सी या एक गदूद आपको नज़र आते हैं, उनका गला इधर से लटका होता है या वो गला उनका हैवी हो जाता है, तो ये आयोडीन की कमी होती है। और इस आयोडीन की कमी की वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये जो हमारा गला होता है इसमें गिल्टर की बीमारी इसको हम बोलते हैं, ये गिल्टर की बीमारी पैदा हो जाती है। और जिन लोगों के अंदर ये गिल्टर की बीमारी पैदा हो जाए, डॉक्टर उनको कहते हैं कि जी आप आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें। तो सवाल नंबर हमारे पास जो 18 है, इसमें वो लिखता है कि पैराथायराइड गदूद इंसानी जिस्म के हिस्से में होते हैं और इनका जो फेल है वो क्या है, यानी क्या काम करते हैं पैराथायराइड गदूद। इसके जवाब में वो लिखता है कि ये चार गदूद थायराइड गदूद के अंदर पोशीदा होते हैं, यानी इसके अंदर छुपे होते हैं। इनके खारिजशुदा हार्मोन जिस्म, खून और हड्डियों में कैल्शियम की मकदार को काबू में रखते हैं, जिसकी कमी से खून की कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। यानी कि वो आपको बता रहे हैं कि ये जो जितने भी हमारे जिस्म के अंदर जो गदूद होते हैं वो पैराथायराइड गदूद के अंदर वाक़या होते हैं, यानी इनके अंदर पोशीदा होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं। और इनकी कमी से वो आपको बता रहे हैं कि कैल्शियम की जो मकदार है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। यानी कि जो हमारे पैराथायराइड गदूद हैं वो कैल्शियम की मकदार को कंट्रोल में रखते हैं। अगर कैल्शियम की कमी वाक़या हो जाएगी तो हमारे जिस्म के अंदर जो खून है उसके अंदर कैल्शियम की कमी वाक़या होने की वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और फिर हमारे जिस्म के अंदर जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो इस तरह सवाल नंबर जो 18 है वो मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 19 में वो लिखता है कि मरकज़ी गदूद किसे कहते हैं, इसका इंसानी जिस्म में क्या काम होता है। तो जो मरकज़ी गदूद है इसमें वो लिखता है कि ये बहुत अहम गदूद है जो दिमाग के निचले हिस्से में वाक़या होता है। इस गदूद से बहुत से हार्मोन खारिज होते हैं। इनमें से बायज़ इंसानी जिस्म के बायज़ मखसूस अज़ा की नशोनुमा के अमल को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये गदूद वो आपको बता रहा है कि जिस्म का मरकज़ी गदूद कहलाता है। यानी कि मरकज़ी गदूद वो आपको बता रहा है कि हमारे जिस्म के लिए बड़ा अहम है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारी दिमागी जो पैगामात होते हैं उनकी तहसील का काम करता है, इसलिए ये बहुत अहम जो है वो किरदार अदा करता है हमारे जिस्म में। और सवाल नंबर 20 है, एड्रीनल गदूद कहाँ वाक़या होते हैं और इनका काम क्या होता है। एड्रीनल गदूद आपको बता रहे हैं कि गुर्दों में वाक़या होते हैं। इनके हार्मोन जिस्म में किसी फौरी झटके या हादसे के असर को सहारे की सलाहियत पैदा जो है वो करते हैं। ये दिल की धड़कन तेज़ करते हैं और जिस्म के अमूमी मेटाबॉलिज्म की रफ्तार भी इन्हीं की वजह से बढ़ती है। यानी कि वो आपको बता रहा है कि जो एड्रीनल गदूद होते हैं ये गुर्दों में वाक़या होते हैं, और हमारे जिस्म में अगर कोई फौरी किस्म की कोई चोट लग जाए अगर, या फौरी किस्म का कोई झटका हमारे जिस्म को लगे, तो इसका असर जो है वो हमें ये महसूस कराते हैं, फील कराते हैं। और इसके साथ वो आपको बता रहा है कि ये दिल की धड़कन को तेज़ करते हैं और हमारे जिस्म के अंदर जो अमूमी मेटाबॉलिज्म है उसकी रफ्तार को भी बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा डे 5 का काम भी आज मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट HOD क्लास का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। आपने पढ़ भी लिया है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। अब आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखकर याद भी करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं। आपकी आज इस फर्स्ट HOD का ये आखिरी दिन है। आइए देखते हैं हम इसमें उर्दू का क्या पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, हम यहाँ से पढ़ेंगे आज। मिर्जा साहब घंटों मुतालिया करते थे। उनके कुतुब खाने में हर तरह हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत दरस व तदरीस ही की थी, इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे।
फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुतालिया ना करूं तो इन अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मशगला मुताले कुतब ही रहा। उनका यह शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। इसको सिर्फ नहीं पढ़ना, सर्फ कर देना मतलब खर्च कर देते थे। मिर्जा साहब की जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी। कर्रो फर या ठाठ बाट से कभी नहीं रहे। घर की सवारी हमने उनके पास कभी नहीं देखी। मादे के मरीज थे, पैदल ज्यादा चलते थे, सुबह टहलने जरूर जाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे, खेल तमाशे सिनेमा थिएटर कुछ नहीं देखते थे। खुदा के फजल से घर का आराम इन्हें मैसर था। उनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी। 2-1 नावल उनके भी शाया हो चुके हैं। औलाद सादतमंद, बीवी सलीका शुआर, पेंशन इतनी के बुढ़ापे में किसी की मुताजी नहीं, खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा, और फिर एहतियाज हो तो किस बात की। एहतियाज का मतलब मोहताजी होता है, किस बात की जरूरत या मोहताजी है। कल्बे मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे, यानी उनका दिल जो है वो, कल्बे मुतमइन्ना का मतलब होता है इत्मीनान भरा दिल, सुकून भरा दिल। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया था, जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिल बदी दिया करते थे। मैं मीरे सवालात की खिदमत सर अंजाम देता था। मैं मतलब से मुराद शाहिद अहमद देहलवी जो ये लिख रहे थे। मैंने सोचा कि मिर्जा साहब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएं। चांचे मैं मिर्जा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज मुद्दा सुनकर मुतबस्सम हुए। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी जरूरत है ना उसकी। मैंने कुदरी कर ली मतलब बहुत इसरार किया। मिर्जा साहब टस से मस न हुए। मिर्जा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो कह देते थे उससे ना हट फिरते। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्जा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग का एक काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मुशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्जा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। मिर्जा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे। अलील मतलब बीमार। एकहरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भौंओं के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कतरवा मूछें। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे, यानी बिल्कुल पतले से जो है ना सूखे से आदमी थे। सन 30 से मतलब 1930 में जब मैंने उन्हें पहली दफा देखा तो उनकी उम्र 44 से 45 साल की थी और 62 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। उन्हें जमाने का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना। हंस हंस कर बातें करते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया उनमें सबसे नफीस सूट मिर्जा साहब ही का होता था, मगर मैंने पिछले 32 सालों में उन्हें 32 सालों में उन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा। अंग्रेजी उनका ओढ़ना बिछोना, मगर रोब गांठने के लिए कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, बल्कि इनकी गुफ्तगू में अंग्रेजी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते थे। 40 साल की उम्र के बाद ही इनके दोनों हाथों में रशा आ गया था। रशा मतलब वो हाथ कांपने की बीमारी होती है, इसलिए लिखने में इन्हें जहमत होती थी। खुश इखलाक और खुश मिजाज आदमी थे, मगर ज्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। आप भले और अपना घर भला। मौत बरहक है, मरना सबको है, मगर मरने में फर्क होता है। मिर्जा साहब ने खासी उम्र पाई, मगर इनकी वफात का सदमा इसलिए ज्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग अब जमाना पैदा नहीं करेगा। अफसोस के प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरजुएं रहती हैं। ऐसी जामिल अलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। जामिल अलूम का मतलब होता है बहुत ज्यादा इल्म वाली हस्ती। अब कहाँ लोग इस तबीयत के। जिन्हें गौहर से लिया गया ये उनका खाका था जो उन्होंने मिर्जा मोहम्मद सईद का लिखा था। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सवालों के बाकी जवाब कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमने करना है सवाल नंबर 6। मिर्जा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? जवाब है, मिर्जा साहब का सबसे बड़ा मशगला मुताले कुतब था। घंटों मुतालिया करते थे। पेंशन लेने के बाद उसी शुगल को जारी रखा और पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। सवाल नंबर 7 है, मुसन्निफ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरखास्त पर मिर्जा साहब ने क्या जवाब दिया?
जवाब है रेडियो पाकिस्तान कराची से नशर होने वाले मुसन्निफ के प्रोग्राम दानिश कदाम में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्जा साहब ने फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। मुसन्निफ ने बहुत इसरार किया मगर मिर्जा साहब टस से बस ना हुए। कायदे करीने के आदमी थे जो कह देते इससे ना फिरते। सवाल नंबर 8, मिर्जा साहब का हुलिया बयान कीजिए। जवाब, मिर्जा साहब बज़ाहिर अलील मालूम नहीं होते थे। कहरा डील, आप बेशक ही वह जुमला काट दें, हुलिया यही है। कहरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, रोशन आंखें, घनी बहुओं के साय में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, कुछ रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कतरवा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे। अब हम आगे करते हैं अगले पेज पर। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 12 है, दर्जैल अल्फाज और तरकीब की वजाहत जुमलों में इस्तेमाल के जरिए कीजिए। यानी आपने इस तरह इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है कि इनकी वजाहत हो जाए। साने इर्तहाल, जवान बेटे की मौत बूढ़ी माँ के लिए साने इर्तहाल था। सनाउनी, मुझे समीउल हक के मरने की सनाउनी नहीं, ठीक है, यानी मरने की खबर नहीं पहुंची। एकाएकी, जलसे का इख्तिताम होते ही तमाम शुरका एकाएकी पंडाल से जाने लगे। बेमुज़्द, मिर्जा साहब ने अपना नावल बेमुज़्द छपने के लिए दे दिया। मुतमव्वल, हजरत खदीजतुल कुबरा अरब की एक मुतमव्वल खातून थी। जामिर अलूम, मिर्जा साहब एक जामिर अलूम हस्ती थे या शख्स थे। कराबतदारी, मिर्जा मोहम्मद सईद की सर सैयद अहमद खान और मुंशी ज़काउल्लाह से कराबतदारी थी। हेज समझना, कभी भी किसी को अपने सामने हेज नहीं समझना चाहिए। शुदा, मिर्जा साहब की शोहरत शुदा सारे मुल्क में फैल गई। कर्रोफर, अक्सर लोग कर्रोफर और ठाठ बाज से जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। कल्बे मुतमइन्ना, अल्लाह ताला हर किसी को कल्बे मुतमइन्ना की दौलत अता फरमाए। अर्ज़े मुद्दा, तमाम तलबा ने प्रिंसिपल साहब के सामने कंप्यूटर लैब के लिए अपना अर्ज़े मुद्दा पेश किया। मुतबस्सम, बेटे की कामयाबी की खबर सुनकर वालदा का चेहरा मुतबस्सम हो गया। राशा, मलक सिकंदर को आखिर उम्र में राशा की बीमारी लाहक होगी। जुमले हैं और इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे और उसको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये मुश्किल अल्फाज है। खुद से आप जुमले बना सकते हैं लेकिन बाज़ औक़ात मुश्किल अल्फाज के खुद से जुमले नहीं बनते। खाका, खाका क्या, यानी खाका जो भी हमने पढ़ा ये होता क्या है? किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमायां करना कि उसका तारुफ भी हो जाए और वो इसकी सवाने ना हो। दोबारा देखें, किसी शख्स की जिंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमायां करना कि उसका तारुफ भी हो जाए और उसकी सवाने ना हो। सवाने क्या है? सवाने किसी शख्स की मुकम्मल हालात जिंदगी जो लिखे जाते हैं उसको कहते हैं सवाने निगारी। खाका और सवाने में यही फर्क है कि सवाने में मुकम्मल हालात जिंदगी लिखे जाते हैं जबकि खाके निगारी में कुछ पहलू जो है वो बताए जाते हैं जिंदगी के जो नुमायां पहलू हैं, खाका कहलाता है। खाके में इस शख्स के अफकार और किरदार, खूबियों और खामियों पर रोशनी डाली जाती है। उर्दू में मौलवी अब्दुल हक और रशीद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद देलवी और मोहम्मद तुफैल ने उम्दा खाके लिखे हैं। यह है खाका की डेफिनेशन। इसके अलावा बेटा आपका एक और भी काम है, इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी वीडियो आपके व्हाट्सएप नंबर्स पे भी भेजूंगी जिसमें कि जुमले के अज्जाए तरकीबी जो हैं वो आपको एक एक करके अलग अलग करके समझाऊंगी। तो उसको आप वो सबको भेजेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को जुमले नहीं आते, जुमले के अज्जाए तरकीबी बनाना नहीं आते, तो वो अलग से और इस तरह किसी तशरीह करने का तरीकाकार भी जो है वो मैं अलग से आपको वीडियो बना के भेजूंगी। फिलहाल आप इस वीडियो में इतना काम करेंगे और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ और चीज़ें बताई हैं उसको भी आपने करना है साथ साथ। जी स्टूडेंट, आज छठे दिन यानी उर्दू के डे 1 में मैं आपको एक मजमून और एक कहानी पढ़ाने लगी हूँ और आपके सामने इसको पढ़ दूंगी। बस आपको पता है कि कैसे पढ़ते हैं और आप इसको थोड़ी थोड़ी करके 5 दिनों में डिवाइड करके इस मजमून को आपने याद कर देना है। तो सबसे पहले हम शख्सियत पे मजमून पढ़ेंगे, यानी आपकी जो उर्दू की क़वाइद उनशा की किताब है उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे मजमून लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। मुद्दते मदीद की बात है कि कश्मीर में हिंदुओं के जुल्म सितम ने मुसलमानों को निहायत तंग कर रखा था। कुछ मुसलमानों ने वादी कश्मीर की बहारों को छोड़ा और पंजाब की गर्म हवाओं में आन बसे। इन महाजर मुसलमानों में से एक खानदान सियालकोट में मुकीम हुआ और यहीं का हो रहा। इस खानदान के एक बुजुर्ग का नाम सूफी नूर मोहम्मद था जो सियालकोट में टोपियों की दुकान करते थे।
वो नेक तनीयत और खुदा परस्त थे। 9 नवंबर 1870 को इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने खुशी मनाई और बच्चे का नाम मोहम्मद इकबाल रखा गया। ये मजमून लिखने का एक तरीका है जिसमें आपने सबसे पहले तमहीद बांधनी होती है, यानी आप किसी की भी बारे में लिखें तो उससे रिलेटेड कुछ बातों की तमहीद बांधनी होती है। तो अल्लामा इकबाल जो है उनकी पैदाइश से पहले कुछ तमहीद बांधी गई कि उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो कहाँ से आए और क्या करते थे, और फिर आप की पैदाइश और उसका जिक्र किया गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ा, उनकी एक तमहीदी पैराग्राफ पढ़ा। अब देखते हैं कि आगे क्या है कि वक्त गुजरता गया, बच्चा बढ़ता गया। जब जरा सियाना हुआ तो एक मकतब में पढ़ने को बिठा दिया गया। यहाँ से उठाया तो मिशन स्कूल में बिठाया। बच्चा था बड़ा ज़हीन, उसने प्राइमरी में वजीफा पाया, फिर मिडल में भी यही एजाज हासिल किया। मैट्रिक से फारिग हुए तो मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिला लिया। यहाँ मौलवी मीर हसन जैसा शफीक उस्ताद मिला जिसने अरबी, फारसी और इस्लामी तालीम का ज़ौक़ पैदा किया। FA पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में MA पास किया और कुछ अरसे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसरी की। फिर 1905 में यूरोप के सफ़र पर कमर बांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ किया और जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बनकर वतन वापस आए। इस बेवतनी और यूरोप की बेरारवी ने इकबाल के दिल में मजहब की सच्ची मोहब्बत और वक़्त पैदा कर दी। आपको बचपन ही से शेर व शायरी से मोहब्बत थी। इन अंजुमन हमायत इस्लाम के इजलास में इकबाल के नाम से रौनक आ जाती थी। इकबाल की नज़म का एक शेर अशरफियों में तुलता था। वो मुसलमानों के जवाल पर बड़े गमनाक थे। वो मुस्लिम नौजवानों को इस्लाम की आन पर कट मरना सिखाते थे। चनांचे आपने 1930 के खुतबा इलाहाबाद में पाकिस्तान का तखय्युल पेश करके नौजवानों के दिलों में आग लगा दी। कायद-ए-आज़म को वलायत से लाए और मुसलमानों की क़यादत इन्हें सौंपी। इकबाल जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्नाह ही वो शख्सियत हैं जिन्हें ना तो खरीदा जा सकता है ना रास्ते से हटाया जा सकता है। पाकिस्तान के हसूल के लिए उनसे ज़्यादा मौजू मुसलमानों में से कोई नहीं। चनांचे इकबाल की रहनुमाई और कायद-ए-आज़म की शबाना रोज़ मेहनत से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का हिलाल दुनिया के नक्शे पर तुलू हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने इकबाल को सर का खिताब दे रखा था, मगर इकबाल ने अंग्रेजी हुकूमत के बकिए उधेड़ कर रख दिए। अंग्रेज की साहरी को मशहूर कर दिया और वो इस मर्द दरवेश के सामने आजिज आ गई। इकबाल ने उर्दू और फारसी में इस कदर बुलंद ख्यालात का इजहार किया है कि ईरान और दुनिया भर के शायरों और फलसफियों ने मौजूदा ज़माने को असरे इकबाल कहकर तारीफ के फूल पेश किए हैं। उर्दू में बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज इकबाल की शेरी मजमूए हैं। फारसी में प्याम मशरिक, ज़बूर अजम, मसनवी, इसारुल-मूज़, जावेदनामा और अरमगाने हिजाज का कुछ हिस्सा शामिल है। अफसोस है कि इकबाल ने जो शमा जलाई थी वो उसकी रोशनी से मुस्तफीद ना हो सके और 21 अप्रैल 1938 को राह रवे आलम बका इसको पढ़ेंगे राह रवे आलम बका हो गए, यानी फानी दुनिया से कूच कर गए, फोत हो गए। बादशाही मस्जिद के सदर दरवाजे के बाहर आपका मकबरा ज़ियारत गाहे अवामो खास है। सच है कि ऐसे नाबगाए रोजगार कहीं सदियों बाद ही पैदा होते हैं। वो खुद कह गए हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो आपने देखा ये तरीकाकार था। पहले तमहीद बांधी गई, फिर उनका जब उनकी जो तालीम है उसको बताया गया। इसके बाद जो उनकी खसूसियत है, किस से वो मशहूर हुए, कोई भी शख्सियत है उसकी खसूसियत जो है 1-2 पैराग्राफ में बताएगी। आखिर में उनको जो इल्काबात दिए गए वो, और फिर आखिर में उनकी वफात का जिक्र किया गया और आखिर में चंद तमहीदी आखिरी जो जुमले हैं जिसको हम नतीजा खेज जुमले कहकर ये मजमून मुकम्मल कर दिया गया। तो मजमून लिखने का तरीकाकार यही होता है, आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके 5 दिनों में याद कर लेना है। जी स्टूडेंट, इसके अलावा हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी एक दफ़ा आपको पढ़ाई जाती है बस, और इसमें कुछ ज़रूरी कहानियाँ जो सारी लिखी हुई हैं वो नहीं करवाई जाती। ऐसी कहानियाँ जिनको जो नतीजा खेज होती हैं, जो इससे पहले भी आप लोग सारी क्लासेस में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो वही उसी किस्म की कहानियाँ जो हैं वो आपको एक दफ़ा पढ़ाई जाती हैं। इसको एक दफ़ा पढ़िएगा तो आपको खुद ही लिखने का तरीका आ जाएगा कि आप इसे कैसे लिखें। तो इस कहानी को भी आपने उन 5 दिनों में याद करना और लिखना है, जो पूरे दिन 5 दिनों का आपका सिलेबस है। तो कहानी क्या है? सच की बरकत। हम ये कहानी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। रात का पिछला पहर था, दिन भर का थका हारा काफिला सो रहा था। अचानक शोर उठा, डाकू आ गए, डाकू आ गए।
सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मार मचा रखी थी, एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे, जो कुछ पाते थे छीन झपट लेते थे। लुटने वाले आहो फगां कर रहे थे, मगर जालिम डाकुओं पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। इस काफले में एक 9 उम्र लड़का भी शामिल था, जो खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मतलब परेशान नजर नहीं आता था। एक डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? 40 अशरफियां, लड़के ने जवाब दिया। डाकू मजाक समझकर आगे बढ़ गया। दूसरा डाकू आया तो लड़के ने उसे भी यही जवाब दिया। इसी तरह यके बाद दीगरे 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया। डाकुओं के सरदार तक ये बात पहुंची। उसने लड़के को पकड़ मंगवाया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, 40 अशरफियां। सरदार ने पूछा, कहाँ है 40 अशरफियां? मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं, लड़का बोला। कुर्ते की तह खोली गई तो सचमुच 40 अशरफियां निकल आईं। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों ना ली? मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, मैं झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता? लड़के ने जवाब दिया। सरदार ने लड़के का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया कि 9 उम्र लड़का माँ की नसीहत का इतना पाबंद है और मैं एक मुद्दत से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल कर रहा हूँ। अल्लाह के हुजूर मेरा क्या हाल होगा? सरदार ने हुक्म दिया, सारा माल काफले को लोगों को वापस कर दो, और खुद लड़के के पांव में गिर पड़ा, तौबा की और राहजनी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। ये लड़का कौन था? ये थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए काफले के साथ सफर कर रहे थे। उनके सच की बरकत से पेशावर डाकू तौबा करके नेक बन गए। तो ये तो एक बहुत पुरानी कहानी है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब है। वैसे भी बेटा सच ही बरकत वाला होता है, झूठ में कोई बरकत नहीं होती। हम ये कहानियां इसलिए नहीं पढ़ते कि उनको याद करके पेपर सॉल्व करके नंबर ले लिया जाए। कहानियां पढ़ाने का और बताने का मकसद होता है बच्चों को सच बोलने की तरगीब देना। तो सच ही दुनिया की वाहिद वो हकीकत है बेटा जो कि हमेशा कायम रहेगी, जो कि अबदी होती है। झूठ के पाँव नहीं होते, एक ना एक दिन खुल जाता है। झूठ बोलने वाला हमेशा शर्मिंदा रहता है, जबकि सच बोलने वाला हमेशा सर बुलंद रहता है, वो हमेशा सर उठा के चलता है। तो हमें हमेशा बेटा झूठ से परहेज करना है, सच बोलना है, ताकि हमारा निशान भी, हमारा नाम भी सच्चों में लिख लिया जाए। तो ये तो है आपकी उस जो सिलेबस आगे मैं पढ़ाऊंगी, उसके अलावा आपका ये ग्रामर का सिलेबस, और ये मैंने पहले दिन पढ़ा दिया है। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाकी 5 दिनों में याद करेंगे।